नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन माइंड्स के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने न्यूटन के सेकंड लॉ और न्यूटन के थर्ड लॉ को पढ़ा था और उम्मीद है आप सबको वो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। फोर्स मतलब बल। फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फोर्स, जिससे मतलब एनटीपीसी का एग्जाम हो या एसएससी का एग्जाम हो या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम हो जिसमें साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऐसे एग्जाम में फिजिक्स के फोर्स वाले टॉपिक से एक क्वेश्चन तो आपका आना तय होता है। मतलब एक नंबर आपका, यदि आपने ये वाला टॉपिक यदि मन से पढ़ लिया या फिर इस टॉपिक में आपने मेहनत कर ली तो आपका एक नंबर यूं मान लीजिए पक्का हो गया दोस्तों। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम हमारे टॉपिक। कौन सा? फोर्स नामक टॉपिक है। फोर्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या बोला जाता है फोर्स को? बल। क्या बोला जाता है फोर्स को हिंदी में? क्या बोलते हैं? बल बोलते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें दोस्तों। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो देखिए, फोर्स क्या होता है? फोर्स, बल। बल के बारे में जैसा कि हमने हमारे पिछले वीडियो में पढ़ा था, बल की परिभाषा, कि बल एक ऐसा कारक है, बल एक ऐसा कारक है जो किसी भी वस्तु की जो प्रारंभिक अवस्था है, किसी भी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था है उसमें परिवर्तन कर देता है या फिर परिवर्तन करने की कोशिश करता है। ठीक है, किसी भी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में या तो परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने की कोशिश करता है। ठीक है, उस कारक को क्या बोलते हैं? बल बोलते हैं या फोर्स बोलते हैं। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था। प्रारंभिक अवस्था मतलब जैसे मान लीजिए ये कोई बॉक्स रखा हुआ है, मान लीजिए कोई बॉक्स है जमीन पे ये रखा हुआ है। ठीक है, अब ये बॉक्स रखा हुआ है, अगर अपन इस पे कोई भी फोर्स या कोई भी बल नहीं लगाएंगे तो ये बॉक्स इसी जगह पे रखा रहेगा। ठीक है, यदि हम इस पे कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं, मान लीजिए मैं इस पे यहां से धक्का लगाता हूं, यहां से इस पे धक्का लगाता हूं, तो ये क्या करेगा? अपनी प्रारंभिक अवस्था इसकी ये, तो इसको छोड़ के ये क्या करेगा? आगे खिसक जाएगा और ये कहां आ जाएगा? ये लगभग आपका यहां आ जाएगा। ठीक है, कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा। बॉक्स क्या हो गया? यहां से यहां आ गया। मतलब इसने क्या किया? अपनी प्रारंभिक अवस्था को चेंज कर लिया, प्रारंभिक अवस्था को चेंज कर लिया। तो ये क्या हो गया? प्रारंभिक अवस्था किसके कारण चेंज हुई है? फोर्स के कारण या बल के कारण। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। ठीक है, फोर्स का जो एसआई मात्रक होता है, फोर्स का जो एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक हम लोगों ने पढ़ा था वीडियो में पिछले में। एसआई मात्रक क्या होता है फोर्स का? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। इसको किससे शो करते हैं? एन से। ठीक है, एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, इसको एन से शो करते हैं। और इसका जो सीजीएस मात्रक होता है, ये सीजीएस यूनिट जो होती है, सीजीएस मात्रक या सीजीएस यूनिट, वो क्या होती है? डाइन। क्या होती है? डाइन या डी बाई एम ई, डाइन या डी बाई एम ई। एसआई मात्रक क्या होता है फोर्स का? न्यूटन होता है, इसको एन से शो करते हैं। सीजीएस मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। ठीक है, अब देखिए न्यूटन और डाइन, इनमें भी कोई मतलब रिलेशन होता होगा कि एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। तो एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 10 की पावर 5। एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। ठीक है, देखिए फोर्स क्या करता है? फोर्स किसी भी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था को परिवर्तन करने की कोशिश करता है या उसमें परिवर्तन कर देता है। ठीक है, मतलब ये क्या है? एक एक्सटर्नल क्या है? कोई मतलब बाहरी कारक है, कोई भी बाहरी कारक है। मतलब जैसे ये वस्तु है तो इसमें कोई अंदर से तो फोर्स है नहीं, ये वाला भाई अंदर इसमें इंटरनल तो ये है नहीं, कोई बाहर से अपन अप्लाई कर रहे हैं ना, इस पे बाहर से तो अप्लाई कर रहे हैं। तो ये क्या है? फोर्स एक बल, फोर्स या बल एक क्या है? बाहरी कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में क्या करता है? परिवर्तन करता है, परिवर्तन करने की कोशिश करता है। ठीक है, एसआई मात्रक इसका क्या है? न्यूटन है। सीजीएस मात्रक इसका क्या है? डाइन है। और एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 10 की घात 5 डाइन। ठीक है,
इसके बाद में आते हैं आपके टाइप ऑफ फोर्स। क्या आते हैं? टाइप ऑफ फोर्स या बल के प्रकार। ठीक है, तो मूलतः जो होते हैं वो क्या होते हैं, बल जो होता है मूलतः वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। मतलब टोटल यदि अपन देखें तो बल कितने प्रकार के होंगे? 4 प्रकार के होंगे। कितने होंगे? 4 प्रकार के। 4 प्रकार के बल होंगे तो कौन कौन से होते हैं 4 प्रकार के? एक तो गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल या इसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इसके बाद कौन सा होता है? विद्युत चुंबकीय बल। कौन सा होता है? विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरा कौन सा आता है अपने पास? तीसरा आता है अपने पास दुर्बल बल। मतलब दुर्बल बल जैसे नाम से पता लग रहा है बहुत ही निम्न परास वाला है, लघु परास वाला जो बल होता है, मतलब बहुत छोटे जो लेवल का जो बल होता है, बहुत कमजोर जो बल होता है उसे क्या बोलते हैं? दुर्बल बल। ठीक है, दुर्बल बल मतलब वीक फोर्स। ठीक है, इसके बाद इसी की रेंज में कौन सा आता है जो इससे थोड़ा सा क्या होता है? इससे थोड़ा सा प्रबल होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रबल बल। प्रबल बल इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रॉन्ग फोर्स। स्ट्रॉन्ग फोर्स बोलते हैं। ठीक है, देखिए गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो कि पृथ्वी द्वारा लगाया जाता है। एक तो पृथ्वी द्वारा लगाया जाता है, और इसको अगर अपन सेंटेंस फॉर्म में देखें तो गुरुत्वाकर्षण बल वह होता है जो कि कोई भी जो वस्तु है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो उसका जो कोई मास होता है, जो द्रव्यमान होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्रव्यमान के कारण जो अट्रैक्शन का फोर्स होता है, किसी भी मतलब कोई भी बॉडी है तो उसका कुछ द्रव्यमान होगा, कुछ मास होगा, तो उस मास के कारण क्या होगी? वो बॉडी किसी दूसरी बॉडी को अपनी ओर क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। किसी दूसरी बॉडी को अपनी ओर क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। जैसे मान लीजिए ये अपने पास कोई भी ये अपने पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसका मास क्या है? m1 है। इसका मास क्या है? m1 है, मतलब मास मतलब इसका द्रव्यमान। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी बॉडी है जो जिसका द्रव्यमान कितना है? m2 है। द्रव्यमान कितना है? m2 है। एक बॉडी है जिसका द्रव्यमान m1 है, दूसरी बॉडी है जिसका द्रव्यमान m2 है। अब ये वाली बॉडी क्या करेगी? ये वाली बॉडी अपने जो द्रव्यमान है, इसका जो द्रव्यमान है m1, तो उसके कारण, उस द्रव्यमान के कारण दूसरी जो बॉडी है इसके पास में, तो उस पे कुछ कोई सा अट्रैक्शन फोर्स लगाएगी। ठीक है, उस पे क्या करेगी? अट्रैक्शन या अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगी, कोई भी अट्रैक्शन फोर्स लगाएगी इस पे। तो क्या करेगी? वो इसके पास जाने की कोशिश करेगी। क्या करेगी? इसके पास जाने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो ये पास में ले जाने वाला बल जो होता है, ये अट्रैक्शन, इनके बीच का जो अट्रैक्शन का फोर्स होता है, इनके बीच में जो अट्रैक्शन का ये फोर्स होता है, इसी को क्या बोला जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए ये तो अपन ने कोई बॉडी ले ली। ठीक है, कोई m1 m2, इसी की जगह अब देखिए मान लीजिए यदि दोनों जो बॉडी है वो बराबर उसकी है, दोनों बॉडी यदि बराबर वेट की है, जैसे मान लीजिए 1 केजी की है, ये भी 1 केजी का है और ये भी 1 केजी का है, ये बॉडी भी 1 किलो की है, ये बॉडी भी 1 किलो की है, और इनके जो बीच की दूरी है वो क्या है? r। बीच की दूरी r है, उसकी वैल्यू क्या है? 1 मीटर। ठीक है, कोई भी दो बॉडी है, ठीक है, जिनका वेट क्या है? सेम है, जिनका द्रव्यमान क्या है? सेम है, मास मतलब वेट नहीं, सॉरी मास क्या है? सेम है इनका, 1 किलो और 1 किलो, और इनके बीच की दूरी क्या है? इनके बीच की दूरी है 1 मीटर। ठीक है,
अब इनके बीच में जो लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन। कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन होता है। अब ये कैसे आया 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन कैसे आया? तो इसके लिए क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का एक फॉर्मूला होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, फोर्स इक्वल टू, ग्रेविटेशनल फोर्स को मैं लिख देता हूं जी फोर्स इक्वल टू क्या होता है अपने पास जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर क्या होता है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है अपने पास। अब देखिए जो g जो होता है, ये g जो है तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन। ठीक है, कितनी है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन है इसकी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू इतनी है तो ये भाई इसको क्या बोलते हैं, इस वाले जी को क्या बोलते हैं, ये जो वैल्यू है इसको क्या बोला जाता है अपने गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या बोला जाता है इसको, गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोला जाता है। 6.67 इंटू 10⁻11 को क्या बोला जाता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बताया था कि दो बॉडी है जिनका मास 1 किलो है, 1 किलो, और उनके बीच की दूरी क्या है 1 मीटर है। ठीक है, बीच की दूरी यदि 1 मीटर है तो अपन क्या करेंगे, मास क्या है ये m1 है तो m1 की जगह पे क्या रख देंगे 1 रख देंगे। ठीक है, m2 की जगह पे क्या रख देंगे 1 रख देंगे। ठीक है, g की जगह पे अपन क्या क्या रख देंगे, g की जगह पे 6.67 इंटू 10⁻11 रख देंगे। ठीक है, m1 m2 हो गया। r की जगह पे अपन क्या रख देंगे 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये सारे क्या हो जाएंगे 1 हो जाएगा। तो अपने पास क्या आ गया, डायरेक्ट ये आ जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन। ठीक है, कहने का मतलब क्या हो गया, यदि दो वस्तुएं आपस में, मतलब दो समान वस्तुएं, ठीक है, समान वस्तुएं मतलब समान किलो, मतलब समान द्रव्यमान कितना 1-1 किलो की। यदि दो वस्तुएं 1-1 किलो की हैं और वो आपस में 1 मीटर की दूरी पर रखी हुई है, तो उनके बीच जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होगा तो कितना होगा 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन होगा। और इसी को क्या कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है, या फिर क्या कहा जाएगा इसको, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या कहा जाएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यदि मान लीजिए इनके बीच की यदि दूरी बढ़ती है, देखिए जैसे ये r है, ठीक है, अब ये अगर बढ़ेगा, r यदि बढ़ेगा तो क्या होगा, फोर्स की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। r यदि बढ़ेगा, इनके बीच की यदि दूरी बढ़ेगी तो जो फोर्स ये एक दूसरे की तरफ लगाएगी, अट्रैक्शन फोर्स लगाएगी, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, घटेगी। क्यों घटेगी, मान लीजिए r की जगह पे यदि मैं 1 रखता हूं, मान लीजिए पहले r की वैल्यू क्या है 1 मीटर है, तो g m1 m2 होएगा। यदि मैं r की जगह 2 रखता हूं, यदि मैं r की जगह 2 रखता हूं तो कितनी हो जाएगी 2 की पावर 2 मतलब 4, मतलब g m1 m2 में किसका भाग चला गया, 4 का भाग चला गया, मतलब g m1 m2 बड़ा है, g m1 m2 अपन 4 बड़ा है, तो ऑब्वियसली g m1 m2 बड़ा है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जब इनके बीच की दूरी, मतलब जब इनके बीच की दूरी को यदि अपन 2 बढ़ाएंगे, मान लीजिए 2 बढ़ाएंगे इनके बीच की दूरी को, तो ये कितनी बढ़ेगी 4 बढ़ेगी। ठीक है, 4 बढ़ेगी तो ये उतना ही घटेगा। ठीक है, उतना ही क्या करेगा, घटेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जो गुरुत्वाकर्षण, देखिए यहां लिख देता हूं उसको, गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है जी, वो क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, आर स्क्वायर के। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, आर स्क्वायर के। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल किसके मतलब दो पिंडों या दो ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है,
आराम से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो इसके आगे हम देखते हैं, जो ये वाली जो वैल्यू होती है फोर्स की, जो ये वाली वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन, ये बहुत ही कम फोर्स है, बहुत ही कम फोर्स है, जो कि हमें मतलब हमें प्रकृति में हर बॉडी पे ये लगा हुआ है, लेकिन हमें क्या है, हमें ये बल क्या होगा, ये फील नहीं होगा। ठीक है, अब मान लीजिए ये तो हो गया जैसे 1-1 किलो द्रव्यमान के लिए, यदि मैं इसकी जगह पे ले लेता हूं, मान लीजिए 5 केजी द्रव्यमान है, एक का 5 है, दूसरे का भी 5 है। ठीक है, और इनके बीच की दूरी यदि मैं मान लूं 5 मीटर, या 5 की जगह मैं मान लेता हूं उसकी 25 मीटर मान लेता हूं, 25 की जगह ऐसा करते हैं अपन 10 मान लेते हैं। ठीक है, 10 मीटर, इनके बीच की दूरी कितनी है, 10 मीटर है, और मास कितना है, 5 किलो। ठीक है, 5 किलो। तो फिर क्या होगा अपने पास कि जी की जगह पे तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 हो जाएगा, m1 की जगह पे 5, m2 की जगह पे भी 5, और r स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे, 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 25 से 100 कट जाएगा 4 बार, तो अपने पास क्या आ जाएगा, यहां से इसमें डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन अपॉन 4, ये हो गया। तो लगभग कितना हो जाएगा 1. देखो 4 से एक बार गया, 4 1 जा 4 और 2 6, 4 6 जा 2 4 2 7 4 6, ये हो जाएगा लगभग। ठीक है, कितना हो जाएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये समझ में आया कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, कोई भी जो बॉडी है वो अपने मास के कारण दूसरी बॉडी पे क्या करती है, एक अट्रैक्शन फोर्स लगाती है अपने मास के कारण। किसके कारण, अपने मास के कारण या अपने द्रव्यमान के कारण। तो वो बल कौन सा होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। फॉर्मूला क्या होता है, G m1m2/r² होता है। ठीक है, यदि दो जो मान लीजिए दो बॉडीज हैं या फिर दो ऑब्जेक्ट हैं जो कि 1-1 किलो के हैं और वो उनके बीच की जो दूरी है वो 1 मीटर है, तो उन पे जो लगने वाला बल होगा, गुरुत्वाकर्षण बल होगा, वो कितना होगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। इसे क्या कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है। ठीक है, और जो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो दो पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, दो पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब देख लीजिए ये तो हो गया छोटे को, ये अपन ने बॉडी ली जैसे 5 किलो 10 किलो। अब इसी को यदि हम जैसे भाई ये जो अपने पास वैल्यू आई 1.66 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन, तो ये बहुत छोटी वैल्यू है। ठीक है, अब गुरुत्वाकर्षण बल तो क्या होता है, पृथ्वी भी तो लगा रही है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, पृथ्वी भी तो अपने मतलब अपने द्रव्यमान के कारण ऊपर से आती हुई वस्तु को क्या करती है, अपनी ओर खींचती है, अपनी ओर क्या करती है, खींचती है। तो पृथ्वी क्या हो गया, ऐसे पृथ्वी मतलब वो जो मान लीजिए कोई भी आम है, अगर वो नीचे गिर रहा है, नीचे की ओर गिर रहा है, तो आम क्या हो गया, एक बॉडी हो गई, और पृथ्वी उसके रिस्पेक्ट में क्या हो गई, दूसरी बॉडी हो गई। ठीक है, अब एक जो बॉडी है तो उसका द्रव्यमान, देखिए मैं इसको समझाता हूं आपको डायग्राम से। मान लीजिए ये कोई आम है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये जमीन पे नीचे की ओर गिर रहा है। ठीक है, ये पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी है। अब ये क्या है, पृथ्वी का वजन ज्यादा है, भाई पृथ्वी का वजन ज्यादा है तो ये वजन के जिसका जितना वजन ज्यादा होगा तो वो अट्रैक्शन फोर्स उतना ही ज्यादा लगाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, पृथ्वी अपनी ओर क्यों खींचती है वस्तुओं को, पृथ्वी अपनी ओर वस्तुओं को क्यों खींचती है, क्यों देखो पृथ्वी हमेशा उन्हीं वस्तुओं को अपनी ओर खींचेगी जिनका द्रव्यमान पृथ्वी से कम है, जिनका द्रव्यमान क्या है, पृथ्वी से कम है। ठीक है, अब जो आम है तो आम का द्रव्यमान ऑब्वियसली पृथ्वी से कम है, तो आम को क्या करेगी, पृथ्वी अपनी ओर खींचेगी। कोई भी अगर आदमी ऊपर से गिरता है तो उसका द्रव्यमान भी पृथ्वी से कम है, तो जिन जिन चीजों का द्रव्यमान पृथ्वी से कम है तो पृथ्वी क्या करेगी, उसको अपनी तरफ खींचेगी। क्यों खींचेगी, अपने मास के कारण। ठीक है, अपने द्रव्यमान के कारण। अब मान लीजिए इसका द्रव्यमान अपन मान लेते हैं 1 kg,
ठीक है, इसका द्रव्यमान मान लेते हैं 1 केजी। और पृथ्वी का कितना होगा, पृथ्वी का बहुत सारा है, पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, तो ये क्या करेगी, इसको अपनी ओर खींचेगी। ठीक है, यदि मान लीजिए इसी की जगह यदि सन होता अपने पास, इसी की जगह यदि अपने पास सन होता, तो सन का जो द्रव्यमान है तो वो पृथ्वी से ज्यादा है। सन का द्रव्यमान क्या है, पृथ्वी से ज्यादा है। ठीक है, तो क्या करेगी भाई, सन क्या करेगा, इस बार सन जो है वो पृथ्वी को खींचेगा। सन क्या करेगा, पृथ्वी को खींचेगा। तो पृथ्वी को खींचेगा, तो पृथ्वी को खींचने के कारण ये जो होता है, तो वो जो पृथ्वी है तो वो सन के चारों तरफ क्या करती है, गति करती है। ठीक है, इसको जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है, तो उसी के कारण क्या करती है, पृथ्वी जो है वो सन के चारों तरफ चक्कर काटती है। ठीक है, क्यों काटती है, क्योंकि जो सन का जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान से कई गुना ज्यादा है। तो इसके कारण क्या करता है, सन जो है, सूर्य जो है वो पृथ्वी की तरफ क्या क्या लगाता है, अट्रैक्शन फोर्स लगाता है, जिसके कारण पृथ्वी सन के चारों ओर चक्कर काटती है। ठीक है, अब ऐसे, अब देखिए चंद्रमा के रिस्पेक्ट में देखा जाए पृथ्वी को, तो चंद्रमा का जो द्रव्यमान होता है वो पृथ्वी से कम होता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी से कम होता है, तो कम होगा तो इस बार क्या करेगा, पृथ्वी चंद्रमा को अट्रैक्ट करेगी, अपनी ओर खींचेगी। तो इसी कारण क्या होता है, चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काटता है। चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काटता है, और इनके बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, खगोलीय पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल। क्या बोलते हैं, खगोलीय पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। ठीक है, इसकी अपन ने देख ही लिया कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। हमने ग्रेविटेशनल फोर्स की परिभाषा पढ़ ली, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पे सामने लिखा हुआ है, अपने ये भी समझ लिया। और ग्रेविटेशनल फोर्स और जो जो बॉडी है, तो दो बॉडीज के बीच की जो दूरी है उसका रिलेशन अपन ने समझ लिया। ठीक है, उसके बाद जो पृथ्वी है तो सूर्य के चारों तरफ, सूर्य के केंद्र के चारों तरफ चक्कर क्यों काटती है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। चंद्रमा जो है पृथ्वी के केंद्र के चारों तरफ चक्कर क्यों काटता है, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया। तो सारे कारण, इन सारे कारणों की जड़ क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है, आगे देखिए, आगे अपन देखते हैं विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है, देखिए विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब इसको अपन अलग से पढ़ते हैं। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को, इसको मिटा देता हूं मैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसके क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के दो टाइप होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के क्या होते हैं, दो टाइप होते हैं। दो टाइप कौन कौन से हो गए इसके, स्थिर वैद्युत बल हो गया एक, तो क्या हो गया, स्थिर वैद्युत बल। कौन सा हो गया, स्थिर वैद्युत बल हो गया। दूसरा कौन सा हो गया इसमें, चुंबकीय बल। दूसरा कौन सा हो गया इसमें, चुंबकीय बल या मैग्नेटिक फोर्स। क्या हो गया, मैग्नेटिक फोर्स। और इसको स्थिर वैद्युत बल को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्टैटिक, स्टैटिक से अपने को क्या पता लग रहा है, स्टैटिक मतलब क्या होता है, स्थिर। स्टैटिक क्या होता है, स्थिर। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वह फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या स्थिर वैद्युत बल वह फोर्स है जो दो स्थिर
बिंदु आवेशों के बीच लगता है। क्या लगता है? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? जो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगता है। ठीक है, दो स्थिर बिंदु आवेश है, मान लीजिए एक है Q1 एक है Q2, इनके बीच की दूरी क्या है? R है। तो इनके बीच में लगता है कौन सा बल? स्थिर वैद्युत बल। ठीक है, स्थिर वैद्युत बल किनके बीच में लगता है? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में, जिनके बीच की दूरी क्या है? R है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होगा इसका? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन होगा, एप्सिलॉन नॉट नहीं, एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो E है, एप्सिलॉन या E जो है, तो ये क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं अपन? जो इनके बीच का जो माध्यम है, इनके बीच का जो माध्यम है उसकी विद्युतशीलता। ठीक है, माध्यम की विद्युतशीलता क्या बोलते हैं? माध्यम की विद्युतशीलता या परमिटिविटी क्या बोलते हैं? माध्यम की विद्युतशीलता या परमिटिविटी। ठीक है, स्थिर वैद्युत बल क्या होता है? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में लगता है, जिनके बीच की दूरी क्या है? R है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे? माध्यम की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं यहाँ पे? माध्यम की विद्युतशीलता बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, ये है। इसके बाद कौन सा होता है अपना? ये तो हो गया स्थिर वैद्युत बल। इसके बाद में कौन सा आता है? चुंबकीय बल। अब देखिए, ये तो वैद्युत बल मतलब आवेशों के बीच हो गया। चुंबकीय बल, देखिए चुंबकीय बल मतलब चुंबक से रिलेटेड है। चुंबकीय बल मतलब चुंबक से रिलेटेड है। तो चुंबक से रिलेटेड है तो चुंबक के दो ध्रुवों के मध्य लगता है। ठीक है, दो ध्रुवों के मध्य चुंबकीय बल कहाँ लगता है? चुंबक के दो ध्रुवों के मध्य लगता है। ठीक है, दो ध्रुवों के मध्य लगता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? दो ध्रुवों के मध्य लगता है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा अपने पास? 1/4 पाई। देखिए फॉर्मूला इसके जैसा ही होगा सेम। ठीक है, अब ये आवेश जो आवेश है तो Q1 Q2 लगा हुआ है। ठीक है, और परमिटिविटी है मतलब विद्युतशीलता है, तो चुंबकीय बल है तो उसमें विद्युतशीलता तो होगी नहीं, तो इसकी जगह क्या होगी? चुंबकीय बल है तो इसके लिए क्या होगी? चुंबकशीलता होगी। तो चुंबकशीलता को किससे डिनोट करते हैं? म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, म्यू से डिनोट करते हैं। और जो Q1 Q2 है उसकी जगह क्या आ जाएगा? M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा? M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, M1 M2 क्या हो गया? यहां पर M1 और M2 क्या हो जाएगा अपना? M1 एंड M2 क्या हो जाएगा? जो ध्रुव जो होते हैं, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं NS, और यहाँ पे भी कोई चुंबक है NS, तो इनके बीच में जो बल लगेगा, इनके बीच में जो बल लगेगा तो वही क्या है? चुंबकीय बल है। क्या है? चुंबकीय बल है। यदि ये R डिस्टेंस पे रखे हुए हैं तो ये R हो गया यहाँ पे। M1 M2 मान लीजिए इसकी प्रबलता कुछ और है इस वाले चुंबक की, और इसकी प्रबलता कुछ और है, तो M1 M2 क्या हो गया? दो चुंबकीय मतलब दोनों ध्रुवों की जो प्रबलता है, क्या? ध्रुवों की जो प्रबलता है, ध्रुवों की प्रबलता, ध्रुवों की प्रबलता को किससे डिनोट करते हैं? M1 M2 से। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/4 पाई म्यू M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अपने को क्या पता लग रहा है कि यदि R जो है मतलब बीच की जो दूरी है, दो ध्रुवों के जो बीच की दूरी है, यदि वो बढ़ेगी, बीच की दूरी यदि बढ़ती है तो उनके बीच में जो चुंबकीय बल है तो वो क्या करेगा? घटेगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे R की वैल्यू है, अगर ये बढ़ेगी तो जो फोर्स है, जो चुंबकीय बल जो है, तो वो क्या करेगा? घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि जो चुंबकीय बल है, चुंबकीय बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ हो जाएगा। यदि दो स्थिर आवेशों के बीच की जो दूरी है, यदि उसको बढ़ाया जाएगा तो इनके बीच में स्थिर वैद्युत बल क्या होगा? इन आवेशों के बीच में स्थिर वैद्युत बल क्या होगा? वो घटेगा। क्यों? कितना घटेगा? यदि हम जैसे दो बढ़ाए तो जैसे
मान लीजिए आर की वैल्यू हमने 2 कर दी, ठीक है, तो 2 की जगह कितने हो गए भाई, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ठीक है, तो 4 गुना वो कम हो गया, 4 गुना क्या हो गया वो कम हो गया। तो मतलब क्या होता है, स्थिर वैद्युत बल क्या होता है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आराम से हमें यहाँ समझ में आ गया कि विद्युत चुंबकीय बल के दो पार्ट होते हैं, स्थिर वैद्युत बल और चुंबकीय बल। स्थिर वैद्युत बल की का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। चुंबकीय बल का क्या होता है, 1/4 पाई म्यू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर जो है स्थिर वैद्युत बल वाले में जो है वो E क्या है या एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता है, जिसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में परमिटिविटी बोलते हैं। और चुंबकीय बल में m1 m2 क्या है, ध्रुवों की प्रबलता है, ठीक है, ध्रुवों की प्रबलता है। अब देखिए जो विद्युत चुंबकीय जो बल है, विद्युत, अब आपसे कोई पूछ ले कि विद्युत चुंबकीय बल ज्यादा मतलब स्ट्रांग होता है या गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो इन दोनों में स्ट्रांग कौन सा होता है, विद्युत चुंबकीय बल, और गुरुत्वाकर्षण बल में स्ट्रांग कौन सा बल होता है, विद्युत चुंबकीय बल होता है। कौन सा बल होता है, विद्युत चुंबकीय बल होता है। और कितना स्ट्रांग होता है, ये होता है, कितना होगा आपका स्ट्रांग, ये विद्युत चुंबकीय बल कितना स्ट्रांग होगा, 10 की घात 38 गुना होगा, 10 की घात 38 गुना होगा किससे, गुरुत्वाकर्षण बल से। गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना ज्यादा होता है, गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की घात 38 गुना ज्यादा होता है। कौन सा, विद्युत चुंबकीय बल कितना होता है, गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की घात 38 गुना ज्यादा स्ट्रांग रहता है, ठीक है। तो मतलब गुरुत्वाकर्षण बल से तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया। अब देखिए विद्युत चुंबकीय बल, जैसे मैंने ये बताया है कि फोर्स जो बल है, तो बल मेनली क्या होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, 4 में से अपन 2 पढ़ चुके हैं, 2 अपने पढ़ना बाकी है, दुर्बल बल और प्रबल बल। जो दुनिया के जो सारे जो बल हैं, दुनिया के सारे जो बल हैं, तो वो इन 4 बलों के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत आ जाएंगे, और विद्युत चुंबकीय बल के अंदर आ जाएंगे, कुछ प्रबल बलों के अंदर आते हैं, कुछ दुर्बल बलों के अंदर आते हैं। तो मेन जो है मोटा मोटी कि ये बहुत सारे जो बल हैं तो वो इन्हीं के पार्ट्स हैं, ठीक है, इन 4 बलों के ही पार्ट्स हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है तो विद्युत चुंबकीय बल के हैं, ठीक है। विद्युत चुंबकीय बल के जिसे आपने सुना होगा कौन कौन से पार्ट होते हैं, जैसे एक तो होता है तनाव, सुना होगा तनाव, ठीक है, तनाव का बोलते हैं टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स। तनाव भी किसके बीच किसके अंतर्गत आता है, विद्युत चुंबकीय बल के अंतर्गत आता है, ठीक है। दूसरा होता है पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव मतलब सरफेस टेंशन, कौन सी होती है, सरफेस टेंशन होती है, ठीक है। अगला कौन सा होगा, घर्षण बल, घर्षण बल या फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। अगली कौन सी होती है आपके पास, संपर्क बल या कॉन्टैक्ट फोर्स, संपर्क बल या कॉन्टैक्ट फोर्स। ये जो बल है, और भी बहुत सारे बल हैं, तो ये वाले बल किसके अंतर्गत आते हैं, विद्युत चुंबकीय बल के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये एग्जाम की दृष्टि से वो कौन सा है, घर्षण बल है। तो आगे चल के हम कौन सा बल पढ़ेंगे, इसमें घर्षण बल पढ़ेंगे। और घर्षण बल के अलावा और भी बहुत सारे बल हैं जिनमें इंपॉर्टेंट हम बल आगे पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम पढ़ लेते हैं इसमें अगला कौन सा रह गया अपना, इसके बाद एक तो रह गया दुर्बल बल, और अगला कौन सा हो गया, प्रबल बल। तो सबसे पहले इसके बाद क्या पढ़ते हैं, दुर्बल बल। देखिए दुर्बल बल क्या होते हैं, दुर्बल बल जो होते हैं तो क्या करते हैं, जो नाभिक में नाभिकीय जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, नाभिकीय विखंडनीय
प्रक्रिया होती है, रेडियो सक्रियता की जो प्रक्रिया होती है, सॉरी, रेडियो सक्रियता की जो प्रक्रिया होती है, तो उसमें जो न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स लगता है, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स लगता है बहुत मिनिमम फोर्स होता है, तो वो किसके अंतर्गत आता है? दुर्बल बल के। ठीक है, दुर्बल बल हेडिंग डालता हूं। ठीक है, तो ये क्या होता है? अत्यंत लघु परास बल, अत्यंत लघु परास बल, मतलब जो दुर्बल जो बल होता है तो वो इतना मिनिमम होता है, इतना छोटे परास का होता है जिसको मतलब फील नहीं किया जा सकता, जिसको क्या क्या नहीं करते, फील नहीं करते। और ये जो होता है तो वो मतलब बहुत, जैसे मान लीजिए दो कण है, ठीक है, तो दो कण यदि मतलब ऐसे एक ऐसी डिस्टेंस पे होते हैं जहां से मतलब 10⁻⁻⁻15-20 की कोटि के होते हैं, ठीक है, 10⁻⁻15 से भी ज्यादा, मतलब 20-25 की कोटि के जो होते हैं, मतलब इनके बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है? दो कणों के बीच की दूरी कितनी होती है? 10⁻⁻20 या 10⁻⁻25 मीटर, मतलब बहुत कम दूरी होती है इनके बीच में। ठीक है, मतलब बहुत कम दूरी तक ये जो है दुर्बल बल वो एक्टिवेट रह पाता है। ठीक है, बहुत कम दूरी तक ये क्या रह पाता है? एक्टिवेट रह पाता है। अगर इस दूरी को यदि हम बढ़ा दें 10⁻⁻20 से, यदि बढ़ा के हम इसको 10⁻⁻19 भी कर दें, 18 भी कर दें, तो उसके बाद क्या होगा? ये वाला जो बल है, दुर्बल बल है, तो वो क्या हो जाएगा? डीएक्टिवेट हो जाएगा और ये कोई काम का नहीं रहेगा। ठीक है, तो दुर्बल जो बल है तो वो बस इतना सही है। आपको क्या याद रखना है? अत्यंत लघु परास बल है, और इसकी जो कोटि होती है वो कितनी होती है? 10⁻⁻20 से 10⁻⁻25, और भी मतलब बहुत कम इनके बीच की दूरी होती है। ठीक है, और ये जो प्रबल बल जो होता है, ठीक है, प्रबल बल जो होता है तो उससे प्रबल बल से 10⁻⁻13 गुना कम होता है। ठीक है, 10⁻⁻13 गुना होता है ये प्रबल बल का। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, दुर्बल बल इक्वल टू प्रबल बल इंटू 10⁻⁻13 गुना, 10⁻⁻13 गुना, मतलब प्रबल बल से बहुत कम होता है। प्रबल बल से बहुत, एक तो प्रबल बल खुद ही वैसे बहुत कम होता है, और उससे भी 10⁻⁻13 गुना कम कौन सा होता है? दुर्बल बल होता है। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे मेनली कौन सा पूछा जाएगा? ये जो है ये पूछा जाएगा आपसे मेनली। ठीक है, एग्जाम में कौन सी चीज आएगी? ये आएगी, इनके बीच में रिलेशन आएगा कि दुर्बल बल और प्रबल बल के बीच का रिलेशन कौन सा है? ये है कि दुर्बल बल क्या होता है? प्रबल बल का 10⁻⁻13 गुना होता है। ठीक है, इसके बाद में कौन सा पढ़ेंगे अपन? प्रबल बल पढ़ेंगे। प्रबल बल को क्या बोलते हैं? देखिए, दुर्बल बल को वीक फोर्स बोलते हैं, ऐसे प्रबल बल को क्या बोला जाता है? स्ट्रॉन्ग फोर्स। ठीक है, प्रबल बल या स्ट्रॉन्ग फोर्स, प्रबल बल या स्ट्रॉन्ग फोर्स। अब ये क्या होता है? प्रबल बल जो होता है वो दो प्रोटॉन किस किस के बीच में लगता है? या तो दो प्रोटॉन के बीच में लगेगा, ठीक है, या तो दो प्रोटॉनों के बीच में लगेगा, तो या क्या लगेगा? एक प्रोटॉन एवं एक न्यूट्रॉन के बीच, या तो दो प्रोटॉनों के बीच लगेगा या फिर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के बीच लगेगा। ठीक है, ये भी बहुत कम परास वाला बल है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? उसको अत्यंत, तो इसको अति लघु परास बल है। ठीक है, अत्यंत लघु परास बल है, और इनके बीच की जो दूरी होती है, इनके इन जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कण होते हैं, इनके बीच की दूरी वो कितनी होनी चाहिए? इस बल के लिए कितनी होनी चाहिए? 10⁻⁻15 मीटर की कोटि। कितनी कोटि का होता है? 10⁻⁻15 मीटर की कोटि का होता है। तो आपसे एग्जाम में यदि पूछ ले कि प्रबल बल की कोटि कितनी होती है, तो कितनी होती है? 10⁻⁻15 मीटर होती है। यदि दो प्रोटॉन
या फिर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, मतलब दो कणों के बीच की दूरी यदि 10 की घात -15 से ज्यादा हो जाए, 10 की घात -15 से ज्यादा यदि हो जाए, तो उसके बाद क्या प्रबल बल जो है तो वो क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसको क्या बोलेंगे, 10 की घात -15 मीटर से यदि ज्यादा है इनके बीच की दूरी, तो प्रबल बल को क्या माना जाएगा, नगण्य माना जाएगा। ठीक है, क्या माना जाएगा, नगण्य माना जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में जैसे यदि मान लीजिए ये तो हो गया अपना प्रबल बल, इसके बाद में यदि मान लीजिए कोई भी बॉडी है, ठीक है, कोई भी बॉडी पे यदि बहुत सारे बल लग रहे हैं, किसी बॉडी पे यदि बहुत सारे बल लगाए जा रहे हैं और वो बॉडी जैसे मान लीजिए ये बॉडी है, ठीक है, अब इस बॉडी पे बहुत सारे बल लग रहे हैं, जैसे एक बल इधर लग रहा है, ठीक है, एक इधर लग रहा है F2, एक नीचे लग रहा है F3, एक इधर लग रहा है F4, ठीक है, F4। अब इस बॉडी पे क्या कर रहे हैं, चार बल चारों दिशाओं में लग रहे हैं, और भी मान लीजिए और यहाँ पे लग रहा है F6, यहाँ पे लग रहा है F7, ठीक है, बहुत सारे बल एक ही बॉडी पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो अब मान लीजिए यदि इस बॉडी पर बहुत सारे बल काम कर रहे हैं और उनका जो परिमाण है, उनका जो परिमाण है या परिणामी जो है तो उनका बराबर आ जाता है, ठीक है, परिमाण, हर एक बल का जो परिमाण है तो वो सेम है, हर बल का जो परिमाण जो है वो यदि सेम है तो क्या होगा, ये बॉडी एक ही जगह पे स्थिर रहेगी। भाई ये बॉडी क्या करेगी, एक ही जगह पे स्थिर रहेगी, स्थिर रहेगी तो उससे क्या होगा कि ये बॉडी इधर उधर हिलेगी नहीं, ठीक है, ये बॉडी हिलेगी नहीं इधर उधर, और ये अपनी प्रारंभिक अवस्था में ऐसे की ऐसे ही बनी रहेगी। यदि कोई भी बॉडी पर बहुत सारे फोर्स काम करें और वो अपनी प्रारंभिक अवस्था को छोड़े नहीं, वो बॉडी क्या क्या न करे, अपनी प्रारंभिक अवस्था को छोड़े नहीं, तो उसकी जो कंडीशन है, उसकी जो कंडीशन है तो कौन से बल के अंतर्गत आती है, संतुलित बल के अंतर्गत आती है। ठीक है, संतुलित बल, ठीक है, कौन सी कंडीशन होगी, संतुलित वस्तु की कौन सी कंडीशन होगी, संतुलित कंडीशन होगी। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, संतुलित बल बोलेंगे इनको। ठीक है, यदि मान लीजिए ये कोई ऐसे फोर्स लग रहे हैं कि जैसे मान लीजिए ये फोर्स इधर लग गया और ये इधर लग रहा है, ये भी इधर लग गया, ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो है ये फोर्स भी इधर लग रहा है और ये F भी इधर खींच रहा है, तो उसके कारण क्या होगी, बॉडी इधर सरक जाएगी, तो उसके कारण क्या होगा, बॉडी किसी एक बल की दिशा में गति करने लगेगी, उसके कारण क्या होगा, ये अपनी जो प्रारंभिक अवस्था है तो उसको छोड़ देगी। प्रारंभिक अवस्था को यदि ये बॉडी छोड़ देती है तो ये किसके अंतर्गत आती है, असंतुलित बल के अंतर्गत। ठीक है, किस बल के अंतर्गत आएगी, असंतुलित बल के अंतर्गत। ठीक है, असंतुलित बल के अंतर्गत आएगी। ठीक है, यदि बॉडी अपनी प्रारंभिक अवस्था को नहीं छोड़ती बहुत सारे बलों के कारण, तो कौन सी कंडीशन कहलाएगी इसकी, संतुलित बल या बैलेंस्ड फोर्स। और यदि अपनी प्रारंभिक अवस्था को छोड़कर किसी एक बल की तरफ ही मूवमेंट करती है तो ये बल कौन से कहलाएंगे, असंतुलित बल कहलाएंगे या अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं घर्षण बल। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें होता है, फोर्स वाले टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, घर्षण बल। देखिए घर्षण बल पढ़ते हैं, घर्षण बल इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स, अब फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स नॉर्मली आपने आपकी डेली लाइफ में देखा होगा कि मान लीजिए कोई भी बॉडी जमीन पे रखी हुई है या कोई भी बॉक्स है वो जमीन पे रखा हुआ है, ठीक है, तो जमीन पे यदि वो रखा हुआ है तो क्या करेंगे, जैसे अगर अपन उस पर फोर्स लगाएंगे तो जैसे मान लीजिए यदि इसमें पहिए नहीं है, इसमें इस बॉक्स के पहिए नहीं है, तो क्या करेगा, अगर अपन इसको खिसकाएंगे तो अपने को ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, इस बॉडी को जमीन पे से खिसकाने के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। तो ज्यादा जोर हमें क्यों लगाना पड़ रहा है, ज्यादा जोर लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, क्योंकि जो जमीन की जो सरफेस है और जो वस्तु या बॉक्स की जो सरफेस है तो वो क्या है, आपस में क्या है, कांटेक्ट में।
तो कांटेक्ट में है तो हम जैसे इसको सरकाएंगे तो इनकी जो सतह है तो सतह के कारण सतह क्या करेगी, इस वस्तु की गति का विरोध करेगी। सतह क्या करेगी, वस्तु की गति का विरोध करेगी। और विरोध करने के कारण क्या होगा, ये वस्तु अपनी जो विरामावस्था है या अपनी प्रारंभिक अवस्था है उसको छोड़ना नहीं चाहेगी, भाई ये वस्तु सरकना नहीं चाहेगी यहाँ से। तो ये किस कारण से हो रहा है, ये जो सरफेस के कारण जो बल लगता है, सरफेस के कारण जो बल लगता है उसी के कारण ये हो रहा है, ठीक है, सरक नहीं पा रही है। तो इस जो सरफेस के कारण जो बल लगता है उसी को क्या बोला जाता है, घर्षण बल बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, घर्षण बल या फ्रिक्शन फोर्स बोला जाता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, दो वस्तुओं के बीच गति का विरोध करता है। क्या करता है, फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, दो वस्तुओं के बीच गति का विरोध करता है। ये जैसे मान लीजिए जमीन के ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है, तो ये बॉक्स इधर उधर यदि मूवमेंट करेगा तो ये क्या करेगी, जमीन जो इसकी सरफेस है तो वो क्या करेगी, इस गति का विरोध करेगी, ठीक है, इस गति का क्या करेगी, विरोध करेगी, ठीक है। और जो फ्रिक्शन फोर्स जो होता है, फ्रिक्शन फोर्स जो होता है तो उसकी दिशा जो होती है, फ्रिक्शन फोर्स की दिशा जो होती है, घर्षण बल की दिशा, घर्षण बल की दिशा हमेशा गति की दिशा के विपरीत होती है, ठीक है। इनके बीच में जो घर्षण बल की जो दिशा है वो किसके विपरीत होगी, इनकी गति की दिशा के विपरीत होगी, इनकी गति की दिशा के क्या होगी, विपरीत होगी, ठीक है। गति की दिशा के क्या होगी, विपरीत होगी, गति की दिशा के क्या हो जाएगी, वो विपरीत हो जाएगी। अब देखिए घर्षण बल के कितने प्रकार होते हैं, इसके बाद अपन क्या देखेंगे, घर्षण बल। ये तो हो गया घर्षण बल, घर्षण बल का अपन ने समझ लिया घर्षण बल क्या होता है, किसके द्वारा लगता है, घर्षण बल की दिशा कैसी होती है। इसके बाद अपन पढ़ते हैं घर्षण बल के टाइप्स, ठीक है। तो घर्षण बल के कितने टाइप होते हैं, तो घर्षण बल के कितने टाइप होते हैं, घर्षण बल का सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है स्थैतिक घर्षण। कौन सा होता है, स्थैतिक घर्षण। दूसरा कौन सा होगा, सर्पी घर्षण। कौन सा होगा, सर्पी घर्षण। तीसरा कौन सा होगा आपके पास, लोटनिक घर्षण। कौन सा होगा, लोटनिक घर्षण। अब देखिए जैसे नाम से आपको पता लग जाएगा, यहाँ पे नाम से पता लग जाएगा स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक मतलब स्टैटिक, स्थैतिक मतलब स्टैटिक मतलब एक जगह पे स्थिर, एक जगह पे स्थिर। तो स्थैतिक घर्षण कौन सा होता है, जब घर्षण बल ऐसा हो, जब घर्षण बल ऐसा हो कि जो वस्तु है वो यदि किसी सरफेस पे रखी हुई है और उस पे यदि हम बल लगाएं, किसी सरफेस पे रखी हुई है और उस पे यदि हम बल लगाएं और बल लगाने पर भी वो वस्तु है तो वो इधर उधर खिसके नहीं, ठीक है, मतलब वस्तु जो है वो गति नहीं करे, वस्तु एक जगह पे स्थिर रहे, बल लगाने पर भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़े और वो एक जगह पे स्थिर रहे। तो ऐसा जो बल होता है, ऐसा जो बल होता है वो कौन सा होता है, स्थैतिक घर्षण होता है। कौन सा बल होता है, ऐसा स्थैतिक घर्षण होता है, ठीक है। स्थैतिक घर्षण जब किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में लगता है तो वस्तु क्या, वो वस्तु हमेशा स्थिर रहती है और गति नहीं करती है, ठीक है, वस्तु स्थिर रहेगी और गति नहीं करेगी, ठीक है। इसके बाद कौन सा आता है आपका, सर्पी घर्षण। कौन सा आता है, सर्पी घर्षण। अब सर्पी घर्षण, स्थैतिक घर्षण और सर्पी घर्षण आपको दिखने में एक जैसे होंगे। इस पे भी एक मान लीजिए एक वस्तु रखी हुई है, एक वस्तु रखी हुई है किसी भी सरफेस पर। अब इस पे जो यदि अपन फोर्स लगाएंगे, इस पे यदि हम फोर्स लगाएंगे तो ये क्या होगी, फोर्स लगाने पर क्या होगी, ये वस्तु जो है तो वो मूवमेंट करने लगेगी, वस्तु क्या करने लगेगी, मूवमेंट करने लगेगी। तो मूवमेंट करने लगेगी तो ये कौन से घर्षण के अंदर आएगा, सर्पी घर्षण के अंदर आएगा। मूवमेंट करने लग जाएगी तो कौन से घर्षण बल के अंतर्गत आएगा, सर्पी घर्षण बल के, ठीक है। यदि मान लीजिए
कोई भी अपने पास सतह है, ठीक है, और उस पे यदि हम कोई मान लीजिए बॉल पड़ी हुई है, उस पे कोई भी सतह है, उस पे यदि बॉल पड़ी हुई है, तो बॉल क्या करेगी? अब बॉल जो है, तो बॉल को यदि हम गति में लाएंगे तो बॉल खिसक के तो ऐसे तो जाएगी नहीं, तो बॉल कैसे जाएगी? लुढ़क के जाएगी। बॉल क्या करेगी? गोल गोल घूम के लुढ़क के जाएगी। तो लुढ़क के जाएगी तो वो किस फोर्स के कारण जाएगी? अपने लोटनिक घर्षण के कारण, ठीक है। तो लोटनिक जो घर्षण होता है, लोटनिक घर्षण क्या होता है? लोटनिक घर्षण सबसे कम कम कोटि का होता है, ठीक है, मतलब सबसे कम स्ट्रॉन्ग रहता है लोटनिक घर्षण, ठीक है। मतलब लोटनिक घर्षण जहां लगता है तो वहां पर जो गति की जो संभावना है, वस्तुओं के बीच की जो गति की संभावना है वो सर्वाधिक रहती है, ठीक है, सर्वाधिक रहती है, और वस्तुओं में गति जो है वो आसानी से हो पाती है, ठीक है। अब मशीनों में जो जैसे मान लीजिए कोई भी मशीन होती है तो आपने बेरिंग वगैरह देखे होंगे, बेरिंग, बॉल बेरिंग वगैरह उसमें लगे रहते हैं, तो किस लिए लगे रहते हैं? लोटनिक घर्षण के लिए लगे रहते हैं, ठीक है। सर्पी घर्षण को सर्पी घर्षण को अपन, जैसे सर्पी घर्षण ज्यादा होता है, वे सर्पी घर्षण जो है, फोर्स जो है, तो वो ज्यादा होता है, ज्यादा कोटि का होता है, मतलब उसमें आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा वस्तु को मूवमेंट कराने के लिए, और जब आप फोर्स ज्यादा लगाएंगे तो उसके बाद क्या होगा? फोर्स ज्यादा लगाने से मशीन जो है तो वो गर्म होगी, फोर्स ज्यादा लगाएंगे तो मशीन गर्म होगी, गर्म होने से क्या होगी? उसको क्षति पहुंचेगी या मशीन को नुकसान पहुंचेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं हम मशीनों में? सर्पी घर्षण की जगह उसको क्या करते हैं? लोटनिक घर्षण में बदलते हैं। उन चीजों को क्या करते हैं? लोटनिक घर्षण में बदलते हैं। और लोटनिक घर्षण में क्या चीजों का यूज करते हैं? जो बॉल बेयरिंग होती है, बॉल बियरिंग होती है, तो बॉल बियरिंग का अपन यूज करते हैं, किस लिए करते हैं? सर्पी घर्षण को लोटनिक घर्षण में बदलने के लिए। तो आपसे पूछ लिया जाए कि सर्पी घर्षण को लोटनिक घर्षण में बदलने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? बॉल बेयरिंग का, ठीक है। किसका प्रयोग करते हैं? बॉल बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। बॉल बेयरिंग में क्या होती है कि मान लीजिए यदि हम बॉल बेयरिंग का प्रयोग नहीं करें और अपने पास दो सतह ऐसी है, मान लीजिए ऐसी दो सतह दे रखी है, ठीक है, ऐसी दो सतह दे रखी है, तो ये बिना बॉल बेयरिंग के अगर घूमेगी तो ये आपस में टच होगी, ये आपस में टच होगी तो ये गर्म हो जाएगी, टच होगी तो ये गर्म हो जाएगी, गर्म होने से क्या होगा? ये इनको आपस में नुकसान पहुंचेगा। तो इसको कम करने के लिए, इस जो घर्षण को कम करने के लिए क्या किया? इसमें बॉल डाल दी गई बीच में, जो लोहे के जो छोटे छर्रे होते हैं तो वो डाल देंगे। छोटे छर्रे डालने से क्या होगा? अब जो अंदर वाली वस्तु है तो उसके रिस्पेक्ट में जो बाहर वाली वस्तु है तो वो छर्रों पे जो छर्रे लगे हुए हैं तो उस पे ही मोशन करेगी, ठीक है, इस पे मोशन करेगी, ठीक है। तो इस पे मोशन करने के कारण क्या होगा? इनके बीच का जो घर्षण बल है वो न्यूनतम रह जाएगा, इनके बीच का जो घर्षण बल है वो क्या होगा? न्यूनतम रह जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बॉल बेयरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? सर्पी घर्षण को लोटनिक घर्षण में बदलने के लिए, ठीक है। अब एक आता है कि घर्षण बल किन कारकों पर डिपेंड करता है और घर्षण बल के फायदे क्या हैं, घर्षण बल के नुकसान क्या है। तो देखिए सबसे पहले फायदे, सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि ये किस चीज पे निर्भर करता है। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं इसमें कि घर्षण बल जो है, घर्षण बल हमेशा जो दो सतह है, दो वस्तु है, जैसे मान लीजिए ये जमीन है, इसके ऊपर कोई चीज रखी हुई है, ठीक है, इसके ऊपर कोई चीज रखी हुई है, तो घर्षण बल जो होगा तो इनके बीच का जो इनके क्षेत्रफल पे निर्भर नहीं करेगा, इनके बीच में जो क्षेत्रफल है, इनका जो क्षेत्रफल है तो उस पे कभी भी निर्भर नहीं करेगा, घर्षण बल इन पे कभी भी निर्भर नहीं करेगा। वो किस पे निर्भर करेगा? हमेशा जो इनकी सतह है, इनकी जो सतह होती है, एक तो जैसे कोई जिस सतह पे ये रखा हुआ है तो उस सतह की जो प्रकृति होती है उस पे निर्भर करता है, ठीक है। तो कैसे आएगा ये कि घर्षण बल जो होता है, घर्षण बल हमेशा सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है, घर्षण बल सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है, सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है, सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है, और सतह के क्षेत्रफल पर नहीं।
मतलब जो सतह है तो सतह के क्षेत्रफल पर घर्षण बल कभी भी डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। सतह का क्षेत्रफल अगर ज्यादा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल अपन लेते हैं। यदि मान लीजिए आपने कोई बॉक्स है, आपको कोई बॉक्स यदि खुरदरी जमीन पर अगर सरकाना है, आपको कोई बॉक्स यदि खुरदरी जमीन पर सरकाना है, तो सरकाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि सतह क्या है, खुरदरी है। खुरदरी है तो वो क्या करेगी, उस वस्तु की गति का अपोज करेगी या विरोध करेगी। लेकिन यदि आप मान लीजिए किसी कांच पर उस वस्तु को सरकाते हैं, किसी कांच पर उस वस्तु को सरकाते हैं, तो वो आसानी से खिसका सकते हैं अपन। क्यों खिसका सकते हैं, क्योंकि उसमें जो घर्षण बल है, कांच के कारण जो घर्षण बल है वो क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। कम होने के कारण क्या हो गया, वो गति का कम अपोज करेगी और आसानी से खिसक जाएगी, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स किस पे डिपेंड करता है, सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है, सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। लोटनिक घर्षण का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है। लोटनिक घर्षण क्या होता है, न्यूनतम होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, स्थैतिक घर्षण क्या होता है, स्थैतिक घर्षण क्या होता है, अधिकतम होता है। लोटनिक घर्षण क्या होता है, न्यूनतम होता है। स्थैतिक घर्षण क्या होता है, अधिकतम होता है। घर्षण बल को कम करने के लिए क्या क्या यूज करते हैं अपन, घर्षण बल कब मतलब कब कम होगा, जब दो सतहों के बीच में जो चिकनाई है, चिकनाई बढ़ जाएगी। चिकनाई बढ़ने से क्या होगी, उनके बीच की जो सतह है तो वो गति का विरोध नहीं करेगी, ठीक है। गति का विरोध नहीं करेगी तो चीजें आराम से सरक जाएगी, ठीक है। तो घर्षण बल को कम करने के लिए अपन क्या क्या यूज करते हैं, या तो लुब्रिकेट यूज करते हैं, लुब्रिकेट के अलावा अपन क्या यूज करते हैं, बॉल बेयरिंग यूज करते हैं, जो अपन ने पढ़ा था, ठीक है। तो क्या करते हैं, घर्षण बल को कम कर देते हैं। अब घर्षण बल की कुछ हानियां भी होती हैं और कुछ लाभ भी होते हैं। घर्षण बल की हानि क्या होती है, यदि घर्षण बल किसी मशीन में यदि ज्यादा है, तो मशीन में ज्यादा है तो मशीन में क्या करेगा, मशीन में हीट प्रोड्यूस करेगा या ऊष्मा प्रदान करेगा, मशीन को जल्दी गर्म करेगा, ठीक है। मशीन को जल्दी गर्म करेगा तो क्या होगा, मशीन को नुकसान पहुंचेगा और मशीन खराब होगी, ठीक है। यदि मान लीजिए उसमें यदि घर्षण बल यदि नहीं है, यदि मान लीजिए संसार में से घर्षण बल, ये देखिए जो अपन ने पढ़ा मशीन वाला, तो वो तो हो गया कि घर्षण बल के नुकसान में आ गया वो तो। यदि अपन देखें कि यदि संसार में से घर्षण बल खत्म हो जाए, तो खत्म हो जाएगा तो अपन क्या करेंगे भाई, जमीन पे चल ही नहीं पाएंगे। अपन क्या करेंगे, जमीन पे चल ही नहीं पाएंगे। अपन जो चल रहे हैं तो किस लिए चल रहे हैं, जमीन पर घर्षण बल के कारण चल रहे हैं। यदि घर्षण बल समाप्त हो जाएगा तो अपन जमीन पे क्या करेंगे, फिसलने लगेंगे, मतलब आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे भाई। जमीन जैसे यूं है और घर्षण बल के कारण अपन यूं खड़े हुए हैं इस पे, ठीक है, और अपन चल भी पा रहे हैं इस पे, ठीक है। यदि घर्षण बल खत्म हो जाएगा तो ये जैसे अपन पैर आगे बढ़ाएंगे तो वापस इसी जगह पे आ जाएगा भाई, वापस इसी जगह पे आ जाएगा। तो घर्षण बल के बिना चलना, मनुष्य सीधा खड़ा नहीं हो सकता और उसका चलना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो घर्षण बल जरूरी भी है, लेकिन जरूरी क्या, घर्षण बल कम होना चाहिए भाई। इंसान के चलने फिरने के लिए, सीधा खड़ा रहने के लिए क्या जरूरी है, घर्षण बल जरूरी है। लेकिन मशीनों में घर्षण बल जितना कम होगा उतनी उनकी जो उम्र है, मशीनों की जो उम्र है तो उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। ज्यादा क्यों होगी, क्योंकि घर्षण बल कम होने के कारण क्या होगा, वो मशीनें कम हीट प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो ये तो हो गए घर्षण बल के फायदे और नुकसान। घर्षण बल के और क्या फायदे हैं, घर्षण बल जैसे सड़कों पर जो पहिए हैं, सड़क पर जो गाड़ियां हैं तो किसके कारण चलती है, घर्षण बल के कारण चलती है। यदि घर्षण बल खत्म हो जाए तो पहिए क्या होंगे, एक जगह पे स्लिप मारेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए अपन देख लें, अगर सड़क की जगह पे अपन कांच पर गाड़ी चलाएं, सड़क की जगह पर कांच पर गाड़ी चलाएं, तो कांच पर एक ही जगह यदि गाड़ी चलाएंगे तो पहिया क्या होगा, एक ही जगह पे मूवमेंट करेगा, एक ही जगह पे रोटेट करेगा, मतलब वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। क्यों नहीं बढ़ सकता, क्योंकि पहिया और जो कांच है तो उसके बीच में क्या होगा, घर्षण बल न्यूनतम होगा, ठीक है। न्यूनतम होने के कारण क्या होगा, वो गति नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो गति कर घर्षण बल के कारण ही सड़क पर पहिए गति कर पाते हैं, चल पाते हैं, ठीक है। इसके बाद में एक आता है अपने पास, ये तो हो गया घर्षण बल कंप्लीट। इसके बाद में आता है अभिकेंद्रीय बल। कौन सा आता है, अभिकेंद्रीय बल।
अभिकेंद्रीय बल या सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल या सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखिए अभिकेंद्रीय बल क्या होता है। अभिकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय मतलब नाम से पता लग रहा होगा, अभिकेंद्रीय मतलब केंद्र की तरफ। अभिकेंद्रीय मतलब क्या होता है, केंद्र की तरफ। मतलब जो अभिकेंद्रीय बल है, अभिकेंद्रीय बल है तो क्या क्या करता है अभिकेंद्रीय बल, केंद्र की तरफ लगता है। ठीक है, केंद्र की तरफ कब लगता है, जब कोई भी चीज वृत्ताकार मार्ग में गति कर रही हो, जब कोई भी चीज वृत्ताकार मार्ग में गति कर रही हो। कोई भी चीज यदि वृत्ताकार मार्ग पे गति करेगी तो उसके ऊपर एक बल लगेगा जो कि किसकी तरफ होगा, केंद्र की तरफ होगा। ठीक है, किसकी तरफ होगा, केंद्र की तरफ होगा। और केंद्र की तरफ होगा तो उस बल को क्या कहा जाएगा, अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल क्या कहा जाएगा, उस बल को अभिकेंद्रीय बल कहा जाएगा। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, हमेशा जो उसका सेंटर होता है, वृत्ताकार मार्ग का जो सेंटर होता है या वृत्त का या सर्कल का जो सेंटर होता है हमेशा उसकी तरफ लगता है। अभिकेंद्रीय बल किसकी तरफ लगता है, वृत्ताकार मार्ग के सेंटर की तरफ लगता है, केंद्र की तरफ लगता है। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, mv स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, m क्या होता है, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ये गति कर रहा है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका जो मास है, ऑब्जेक्ट का मास, तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट या वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान, मास ऑफ ऑब्जेक्ट या वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है, यहाँ पे m होता है। जिस स्पीड से वो गति कर रहा है, जिस स्पीड से वो गति कर रहा है तो क्या हो जाएगी v, मतलब स्पीड या चाल या वेग। ठीक है, r क्या हो जाएगी, रेडियस, r क्या हो जाएगी, रेडियस। ठीक है, r क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। तो रेडियस या त्रिज्या किसकी, वृत्ताकार मार्ग की क्या हो जाएगी, ये त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल क्या काम में आता है, अभिकेंद्रीय बल जो है तो कोई भी जो कण है तो उसको वृत्ताकार मार्ग पर गति करवाने के काम में आता है। अभिकेंद्रीय बल क्या काम में आता है, किसी भी वस्तु को वृत्ताकार मार्ग पर गति करवाने के काम में आता है। यदि अभिकेंद्रीय बल नहीं हो, जैसे मान लें अभिकेंद्रीय बल नहीं हो तो ये क्या करेगी, वस्तु जो है वो वृत्ताकार मार्ग को छोड़ देगी और वृत्त की जो स्पर्श रेखा है, वृत्त की जो स्पर्श रेखा है तो उस पर गति कर जाएगी, वृत्त की स्पर्श रेखा पर क्या करेगी, गति कर जाएगी। इसका एग्जांपल हम देखते हैं। मान लीजिए हम किसी रस्सी के चारों तरफ हम किसी रस्सी से यदि किसी पत्थर को बांध के और उसको अपने चारों तरफ घुमाएं, अपने चारों तरफ घुमाएं तो अपने को क्या करना पड़ता है, रस्सी को जो है, रस्सी को टाइट पकड़ के रखना पड़ता है। रस्सी को टाइट पकड़ेंगे तभी तो वो चारों तरफ घूमेगा भाई, तभी तो चारों तरफ घूमेगा। मतलब अपने को एक फोर्स जो है वो जो पत्थर का जो फोर्स है, एक जो फोर्स है वो किसकी ओर लगाना पड़ेगा, पत्थर की ओर लगाना पड़ेगा। मतलब पत्थर जो है, पत्थर किसकी ओर फोर्स महसूस करेगा, केंद्र की तरफ, जहां पर अपना हाथ है तो वहां पर वो फोर्स महसूस करेगा और उसके चारों तरफ वो गति करता रहेगा। कब तक गति करेगा, जब तक हम उस रस्सी को टाइट पकड़े हुए हैं। यदि हम उस रस्सी को छोड़ देते हैं, यदि हम उस रस्सी को छोड़ देंगे तो वो गति करता हुआ पत्थर क्या करेगा, आगे निकल जाएगा। और आगे कहाँ निकलेगा, जो वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है, वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है तो उसके अनुदिश वो निकल जाएगा। ठीक है, वृत्त के स्पर्श रेखा के मार्ग पे वो निकल जाएगा और गोल गति नहीं करेगा। तो अगर किसी कण को गोल गति करवानी है, वृत्ताकार मार्ग पर गति करवानी है तो क्या आवश्यक है, अभिकेंद्रीय बल आवश्यक है। ठीक है, जैसे इसके एग्जांपल अपन देखते हैं। जैसे डोरी में जो है पत्थर बांध के घुमाना, डोरी में पत्थर बांध के घुमाना, या फिर आपने मौत का कुआं देखा होगा। ठीक है, मौत का कुआं कैसे होता है कि यहाँ पे क्या चलती है भाई, यूं दीवारें होती है और दीवारों पे क्या चलती है, गाड़ी चलती है, दीवारों पे गाड़ी चलती है। अब दीवार पे गाड़ी क्यों चल पा रही है, क्योंकि एक फोर्स तो वो इधर महसूस कर रही है और दूसरा फोर्स इस पे महसूस कर रही है। ठीक है, तो अब देखिए अभिकेंद्रीय बल जो होता है तो उस पे ये वो किसके कारण होता है,
जो सेंटर है, वृत्त का जो सेंटर है तो उसकी तरफ होता है अभिकेंद्रीय बल। लेकिन अभिकेंद्रीय बल की एक विपरीत दिशा भी होती है, एक विपरीत प्रक्रिया होती है, विपरीत दिशा होती है, विपरीत प्रतिक्रिया क्या होती है अभिकेंद्रीय बल की, जो कि उस कण को मतलब कहाँ वृत्त के बाहर की ओर बल लगवाती है। उस कण को क्या करती है, वृत्त के बाहर की ओर बल लगवाती है। ठीक है, अभी वृत्त की ओर बाहर बल लग रहा है तो ये एक दूसरा बल आपने सुना होगा अपकेंद्रीय बल। तो वृत्त के बाहर की ओर यदि बल लग रहा है तो अपकेंद्रीय बल नहीं कहलाएगा। ठीक है, यदि अभिकेंद्रीय बल के विपरीत अगर बल लग रहा है तो वो अपकेंद्रीय बल नहीं कहलाएगा, वो दूसरा बल होगा। ठीक है, वो क्या होगा, इसके विपरीत बल होगा, इसकी विपरीत प्रतिक्रिया होगी, वो केवल वो इसके विपरीत क्या होगी, प्रतिक्रिया होगी, अभिकेंद्रीय बल के विपरीत होगी। जैसे मौत के कुएं में गाड़ी पे एक तो फोर्स कौन सा काम करेगा, वृत्त के केंद्र की ओर काम करेगा। ठीक है, गाड़ी पे एक फोर्स कौन सा काम करेगा, वृत्त के केंद्र की ओर काम करेगा, जिसको क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। और गाड़ी यदि इस पे चल रही है, गाड़ी इस पे चल रही है तो इस पे एक कौन सा, गाड़ी द्वारा एक फोर्स लगाया जाएगा, किसके ऊपर, जो मौत के कुएं की जो दीवार होती है उनके ऊपर फोर्स लगाया जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया अपना अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल और कहां पे काम में आता है, और कहां पे देखने को मिलता है अभिकेंद्रीय बल, जो सूर्य और पृथ्वी के जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी जैसे मान लीजिए सूर्य का जो सेंटर है, सूर्य का जो केंद्र है तो वो यहाँ पे है, तो पृथ्वी क्या करती है, उसकी कक्षा में चारों तरफ चक्कर लगाती है ना, चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो किसके कारण लगाती है, अभिकेंद्रीय बल के कारण लगाती है, अभिकेंद्रीय बल के कारण लगाती है। यदि अभिकेंद्रीय बल किसी भी अवस्था में, अभिकेंद्रीय बल यदि किसी भी अवस्था में यदि कम हो जाए या छूट जाए, ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा, पृथ्वी अपनी कक्षा से दूर हो जाएगी, पृथ्वी क्या होगी, अपनी कक्षा से दूर हो जाएगी और सन के या सूरज के चारों तरफ चक्कर नहीं लगा पाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना अभिकेंद्रीय बल। इसके बाद में आता है अपकेंद्रीय बल। कौन सा आता है, अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल को क्या बोला जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब देखते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अपकेंद्रीय बल। और लास्ट टॉपिक अपकेंद्रीय बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अपकेंद्रीय बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अपकेंद्रीय बल को क्या कहा जाता है, छद्म बल। छद्म बल। अपकेंद्रीय बल को क्या कहा जाता है, छद्म बल या जड़त्वीय बल। ठीक है, छद्म बल या जड़त्वीय बल कहा जाता है इसको। ठीक है, इसकी दिशा क्या होती है, दिशा दिशा क्या होती है इसकी, अभिकेंद्रीय बल के विपरीत होती है। अपकेंद्रीय बल की दिशा क्या होती है, अभिकेंद्रीय बल के विपरीत होती है। ठीक है, ये क्या करता है, वृत्ताकार मार्ग के केंद्र के बाहर की ओर लगता है। वृत्ताकार मार्ग के केंद्र के बाहर की ओर लगता है। अभिकेंद्रीय बल किस तरफ लग रहा था, केंद्र के अंदर की ओर लग रहा था, ये किस तरफ लगता है, केंद्र के बाहर की ओर लगता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा समझते हैं कैसे लगता है बाहर की ओर। जैसे मान लीजिए ये कोई वृत्त है, ठीक है, कोई वृत्त है, इसका ये सेंटर है। ठीक है, अब सेंटर पे मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ये गति कर रही है चारों तरफ। ठीक है, गति कर रही है तो ये क्या करेगा, ये वाला जो अपकेंद्रीय बल है तो ये बाहर की ओर लगेगा। ठीक है, बाहर की ओर लगेगा और इसकी विपरीत प्रतिक्रिया क्या होगी, अंदर की तरफ होगी। विपरीत प्रतिक्रिया क्या होगी इसकी, अंदर की तरफ होगी। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे आपने देखा होगा गाँव में दूध जो मक्खन है, मक्खन निकालने की जो मशीन होती है, मक्खन निकालने की मशीन, तो वो किस पर आधारित है, अपकेंद्रीय बल पर आधारित है। ठीक है, चक्रीय झूले जो होते हैं, चक्रीय झूले आप झूले होंगे, गोल गोल जो झूले रहते हैं, वो किस पे आधारित है, अपकेंद्रीय बल पे।
अब कैसे अपन देखेंगे, कैसे समझ में आएगा वो, जैसे मान लीजिए यदि आप किसी चक्रीय झूले में बैठे हुए, चक्रीय झूले वही तो होते हैं गोल मैरी गो राउंड जो होते हैं, इंग्लिश में क्या बोला जाता है उन्हें, मैरी गो राउंड, ठीक है, ऐसे तो होते हैं वो, ऐसे जुड़े रहते हैं ऐसे, ठीक है, जुड़े रहते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये चारों तरफ रोटेट होते हैं, ये रोटेट होता है। अब मान लीजिए यदि अपन यहाँ पे बैठे हुए और ये रोटेट हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे, बाहर की ओर, और अपनी बॉडी जो है तो वो बाहर की ओर फोर्स लगाएंगे, यदि अब वो घूम रहा है, ठीक है, घूमने पे क्या होगा, अपनी बॉडी जो है वो झूले के बाहर की ओर फोर्स लगाएगी, तो बाहर की ओर फोर्स किस लिए लगा रही है, वो अपकेंद्रीय बल के कारण लगा रही है, बाहर की ओर फोर्स किस लिए लगा रही है, अपकेंद्रीय बल के कारण लगा रही है। दूसरा इसका एग्जांपल कौन सा हो जाएगा, मान लीजिए कोई भी गाड़ी चल रही है, ठीक है, कोई भी गाड़ी चल रही है और अचानक कोई मोड़ आ गया, मान लो गाड़ी चल रही है और अचानक कोई मोड़ आ गया, तो गाड़ी अगर यूं मुड़ेगी, गाड़ी यदि यूं मुड़ती है तो अपन जैसे गाड़ी किधर मुड़ गई, लेकिन अपन यदि इसमें बैठे हुए हैं तो अपन की जो बॉडी है तो किस तरफ फोर्स लगाएगी, मुड़ने की जो विपरीत दिशा है, मुड़ने की जो विपरीत दिशा है, जैसे मान लो यूं मुड़ी तो अपन कैसे फोर्स लगाएंगे, मुड़ने की विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में मतलब बाहर की ओर फोर्स लगा रहे हैं, जिस तरफ मुड़ रही है उसके बाहर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो बाहर की तरफ फोर्स किस लिए लग रहा है, अपकेंद्रीय बल के कारण लग रहा है, ठीक है, अपकेंद्रीय बल के कारण लग रहा है, तो यही होता है अपकेंद्रीय बल। इसके और एग्जांपल क्या हो गए, वही जो मक्खन निकालने की जो मशीन, छाछ से मक्खन निकालने की मशीन होती है, तो किस पर आधारित है, अपकेंद्रीय बल पर आधारित है, ठीक है।